Jai Hind students. Today we are going to discuss Soviet system in political science, grade 12th. Chapter is End of Bipolarity. अब देखिए सोवियत सिस्टम है क्या। सोवियत सिस्टम में ये एक ग्रुप था बहुत सारे कंट्रीज का, मेनली बोल सकते हैं ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज का। जैसे आज हम देखते हैं सार्क ग्रुप है, ब्रिक्स है, G20 है। तो ऐसे ही ये ग्रुप हुआ करता था ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का। और रशिया भी था। ठीक है। अब रसिया इसमें जो था वो मेन लीडर का काम कर रहा है। ग्रुप आया कैसे? 1917 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ, जार निकोलस वाला आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो जब ये सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद यहाँ पे सोवियत यूनियन इफेक्ट हो गया। ठीक है। अब जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ वो इंस्पायर था सोशलिज्म से। सोशलिज्म में और कैपिटलिज्म में अंतर क्या होता है? कैपिटलिज्म में जो भी मार्केट होती है वो ओन की जाती है इंडिविजुअल के थ्रू। कोई प्राइवेट लीडर होता है, कोई प्राइवेट ग्रुप होता है, वो उसको ओन करता है। लेकिन हम सोशलिज्म की जब भी बात करते हैं तो सोशलिज्म में सारी की सारी प्रॉपर्टी एसेट्स गवर्नमेंट ओन करती है। यहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है। अब एक चीज समझो कि सोवियत यूनियन जो है ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का ग्रुप है। ठीक है। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद इसको बनाया गया और आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म पे काम करना। ठीक है। अब इसका काम क्या था? जो इसका मेन पर्सपेक्टिव था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को हमें सोसाइटी से रिमूव करना है। ठीक है। एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जो इगैलिटेरियन सोसाइटी हो। मैंने इगैलिटेरियन सोसाइटी को यहाँ पे कॉर्नर में मेंशन किया हुआ है। अ सोशल सेटअप इन विच ऑल पीपल आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सारे लोग इक्वल हों और सारे के सारे लोग इंपॉर्टेंट हो, साथ ही साथ उनके पास राइट्स की अपॉर्चुनिटी, राइट्स भी हों और अपॉर्चुनिटीज भी हों। ठीक है। तो वो सोसाइटी होती है इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो यहाँ पे इसका जो मेन एम था वो था कि ऐसी सोसाइटी बनाना जिसमें इक्वलिटी के बेसिस पे काम हो। ठीक है। अब सोवियत यूनियन जो है, हम यहाँ पे सोशलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि जो इकोनॉमी होगी वो सेंट्रली प्लान्ड होगी, यानी कि ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। अब यहाँ पे एग्जांपल्स में मेंशन मैंने किया है, इंडस्ट्रीज लाइक स्टील एंड एनर्जी वर स्टेट ओन्ड। यहाँ पे जो भी स्टील इंडस्ट्री थी या एनर्जी रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे गवर्नमेंट ओन कर रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी वाज द सोल अथॉरिटी। अब यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो इसकी अथॉरिटी यहाँ पे थी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जो प्लूरलिज्म होता है जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम है या टू पार्टी सिस्टम है, वो यहाँ पे नहीं था। साफ साफ मना कर रखा था कि कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप नहीं बना सकता है। ठीक है। ये सोवियत सिस्टम का सबसे बड़ा वो था, एक ऐसा बोल सकते हैं कि बड़ा फैक्टर था कि यहाँ पे कोई अदर पार्टी नहीं आएगी। और दूसरी चीज कि यहाँ पे कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होंगे। ठीक है। और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो इलेक्शन नहीं होंगे। अब जब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इलेक्शन भी नहीं है, तो सीधी सी बात है कि अपोजिशन भी नहीं होगा। देयर वाज एब्सेंस ऑफ अपोजिशन इन सोवियत सिस्टम। तो जो ग्रुप है ईस्टर्न यूरोप के और रशिया का, इसी को पूरा बोला गया यूएसएसआर। ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोवियत यूनियन came into existence in 1917 after the socialist revolution in Russia. The socialist revolution of Russia was inspired by the ideals of socialism as opposed to capitalism and need for egalitarian society. देखो, ये जो सोसाइटी है, जो सोवियत सिस्टम है, ये सोशलिज्म के आइडिया से इंस्पायर था और अपोज कर रहा है किसको? कैपिटलिज्म को। कैपिटलिज्म मतलब जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको अपोज कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं होंगे। द रिवॉल्यूशन वाज एम्ड एट अबॉलिशिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इट वाज आल्सो एम्ड एट डिजाइनिंग अ सोसाइटी based on principle of equality. The Soviet Union had a centrally planned economy where the government controlled production and distribution. For example, industries like steel and energy were state owned. The Communist Party was the sole authority, restricting political pluralism
and dissent as exemplified by the absence of free election. The Soviet system centered around the Communist Party and no other political party or opposition was allowed. As I told you, there were none of the political party was there, and if when there is no political party, then there is no chance for opposition. The group of countries that followed the USSR was called the Second World or the Socialist Bloc. अब देखिए जो ग्रुप था ये यूएसएसआर का, इसको हम सेकंड वर्ल्ड बोलते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वो यूएसए वाला, सेकंड वर्ल्ड ये यूएसएसआर वाला, और थर्ड वर्ल्ड में अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ चैप्टर समझ लीजिए, इसके बाद हम इस टॉपिक को समझेंगे। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मतलब बाइपोलैरिटी का अंत। हुआ क्या, जब हम बात करते हैं 20th सेंचुरी की, तो उस टाइम पे वर्ल्ड हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड था, ईस्टर्न पावर और वेस्टर्न पावर। ईस्टर्न पावर वाज कमांडेड बाय यूएसएसआर एंड वेस्टर्न पावर ऑफ वर्ल्ड वाज कमांडेड बाय यूएसए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पूरे वर्ल्ड पे इन्होंने कंट्रोल करके रखा था। दो ही पावर मेन थी उस टाइम पे, ना चाइना को कोई पूछता था, ना जापान को पूछता था, ना ही कोई इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज को कोई पूछता था। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पावरफुल कंट्रीज थे यही थे दो, रशिया और यूएसएसआर, सॉरी रशिया और यूएसए। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब इनका यूएसएसआर का खत्म हो जाता है, ये यूएसएसआर खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, तो जो कंट्रीज उसके ग्रुप हुआ करते, ग्रुप के मेंबर हुआ करते थे, ऐसे कंट्रीज जो उस ग्रुप के मेंबर थे, जो यूएसएसआर ग्रुप के मेंबर थे, अब वो अपने अर्लियर डेज में यूएसएसआर में क्या था कि वहाँ पे सोशलिस्ट सिस्टम चलता था, इकोनॉमी जो गवर्नमेंट थी वो सोशलिस्ट थी। तो अब शॉक थेरेपी में क्या है, जो ऐसे कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट हो गए, अब वो अपनी इकोनॉमी को धीरे 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 रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही जैसे शॉक दिए जाते हैं एक इंसान को जो मरने की कगार पे होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने और ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूट ने इस जो प्रोसेस थी, इस प्रोसेस को ऐसे कंट्रीज के साथ जो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको शॉक थेरेपी टर्म दिया। तो एक बार देख लेंगे, द डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर वाज कोरिलेटेड विद द डाउनफॉल ऑफ कम्युनिज्म। अब जब डिसोल्यूशन हो गया यूएसएसआर का, तो वो कोरिलेट करता है यहाँ पे कम्युनिज्म का डाउनफॉल हो गया। ठीक है, अब जो उसके मेंबर थे सोशलिस्ट ब्लॉक के, तो उनकी जो प्रोसेस है ट्रांजिशन की, ट्रांजिशन का जो प्रोसेस है, जो ट्रांजिशन हो रहा है, जो चेंजमेंट हो रहा है, ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, दिस इज नोन एज शॉक थेरेपी। और ये जो मॉडल है, इस मॉडल को फैसिलिटेट किया गया था वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूट की तरफ से। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लीजिए। बाकी अगर कहीं कुछ डाउट्स लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज इसको मेंशन कर दीजिए। तो सोशलिस्ट, सी दिस वाज द रियल शॉक फॉर सोवियत इकोनॉमी, फॉर द एंटायर यूएसएसआर और द ब्रोकन पार्ट ऑफ यूएसएसआर। जो भी ब्रोकन पार्ट थे यूएसएसआर के, जितने भी मेंबर कंट्रीज थे यूएसएसआर के, उन सबके लिए एक सबसे बड़ा शॉक था। हुआ क्या कि इसने कम्युनिस्ट इकोनॉमी को एकदम तहस नहस कर दिया। ठीक है, जो भी स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, जो भी स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज थी, वो सारी की सारी खत्म कर दी गई। अब एक चीज समझिए कि जब स्टेट जो इंडस्ट्री को ओन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं बेचेगा, और बेचेगा तो क्या करेगा, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ऑक्शन किया। ऑक्शन के लिए कुछ टोकन्स दिए, और वो टोकन सभी आम इंसान को दिए गए। ठीक है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक इंडिविजुअल को दिया गया हो या कोई एक ग्रुप को दिया गया, वो आम इंसान को दिए गए। अब जब सारे के सारे टोकन आम इंसान को दिए गए, तो अब आम इंसान इतना पैसे वाला था नहीं, तो उसने क्या किया, उसने टोकन को ज्यादा पैसे पे बड़े बड़े लोगों को बेच दिया। तो यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग भी टोकन की हुई। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि सबसे बड़ा गैराज सेल है वर्ल्ड हिस्ट्री में। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने, पीपीटी में देख लेना। इट लेड टू द कोलैप्स ऑफ स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल यूनिट एंड हाई स्किल प्राइवेटाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। जो भी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस थे, ठीक है, जो भी स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल यूनिट थी, उन सबको ऑक्शन कर दिया गया। ऑक्शनिंग ऑफ स्टेट ओन इंडस्ट्री विच वर कॉल्ड द लार्जेस्ट गैराज सेल इन वर्ल्ड हिस्ट्री। अब एक चीज और देखिए, पहला परिणाम ये हो गया। दूसरा कंसिक्वेंसेस देखेंगे कि जो रशिया की जो करेंसी थी रबल, और जो रूबल थी, रूबल वो डिक्लाइन कर गई। अब रूबल डिक्लाइन कर जाएगी तो क्या होगा, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो लोग इतने पावरफुल नहीं है, क्योंकि मनी की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, तो लोग के पास परचेसिंग पावर खत्म हो जाएगी, लोग पॉवर्टी की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ था ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वाज पोस्ट टू असिस्ट विद द गवर्नमेंट विड्रॉइंग सब्सिडीज। अब देखिए क्या हुआ कि जो पुराना सिस्टम था हमारा सोशल वेलफेयर का, कि जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो थोड़े से कम रिसोर्सफुल पर्सन है उनको हम सब्सिडीज दे रहे थे, तो यहाँ पे सब्सिडीज हमने बंद कर दी। ठीक है, अब जब सब्सिडीज बंद होगी तो क्या होगा कि एक गैप जो होगा रिच और पुअर के बीच में वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस ये पूरा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉक थेरेपी और शॉक थेरेपी के कंसिक्वेंसेस। ये ऑल्टरनेट ईयर्स में ये तुम्हें बहुत बार इंपॉर्टेंट तुम्हें देखने को मिलेगा। 3 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू सो मच, वी विल मीट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक।